हेलो टॉपर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे व्यस्त होंगे। मैथ वाले भैया जी आ गया हूं आपका मैथ में 80/80 का सपना पूरा करने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा अगर आपने इससे पहले की क्लास अटेंड की होगी तो आपको पता होगा कि इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और इससे पहले की जितनी क्लासेज हुई हैं उस पे हमने सारे बेसिस को कवर किया है, सारे फंडामेंटल्स कवर किए हैं। उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है, ग्राफिकल मेथड हुआ, चाहे ये एलिमिनेशन मेथड हुआ, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ, सबको हमने अच्छे से कर रखा है। इसके अलावा जो हमारा सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा, उसकी क्या क्या कंडीशन होगी, ग्राफिकल में जाएंगे तो उसका पैरेलल लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हमने पहले कवर कर रखी हैं। इसके अलावा जो है अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है, ये सोल्यूशन के नेचर से अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना, ये सारी टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली क्लासेज में कर रखे हैं। अगर आपने पिछली क्लासेज नहीं अटेंड की हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिंक दे दूंगा। जितनी भी क्लासेज हो चुकी हैं इस चैप्टर की सारे लिंक दे दूंगा और आप सारे को आप चाहें तो उसको जो है ये बार अपना पढ़ाई कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब इतना तो हमने पहले कर रखा है। इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी चैप्टर का अभी हमने लास्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम को स्टार्ट किया था सॉल्व करना। ठीक है, अक्सर अगर आप बच्चे से पूछेंगे तो जो बच्चे कहेंगे भैया जी क्वेश्चन तो हो जाता है, पूरी चैप्टर का कोई क्वेश्चन दे दो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, चाहे ग्राफिकल मेथड हुआ, चाहे जो है नेचर ऑफ द जो सॉल्यूशन हो गया, चाहे अननोन फाइंड करना, ये सब तो हो जाता है, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम आती है ना तो हाँ हमारी लंका लग जाती है। अब कुछ ऐसा हो जाए कि जो है हमारी वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो। तो देखो बच्चा ऐसा है कि अगर आप चाहते हो कि वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप देखोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने टाइप्स के क्वेश्चन अगर आप देख लोगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को टैकल करना। ठीक है, और इसीलिए मैं वर्ड प्रॉब्लम की अभी तक लगभग 6-7 क्लासेज में मैंने पूरा जो लीनियर इक्वेशन का चैप्टर कवर किया है, लेकिन कम से कम पिछली क्लास में वर्ड प्रॉब्लम आया था। ठीक है, अगली लगभग 3-4 क्लासेज आपकी वर्ड प्रॉब्लम इसी चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम की चलने वाली है। ठीक है, और अभी जो इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ड प्रॉब्लम में भी कास्ट एंड आर्टिकल्स के हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ये लास्ट क्लास में किया था, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, बच गया तो अगली जो है क्लास में करेंगे, लेकिन जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन को हम कवर करते हुए चलेंगे, इसलिए बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। ये नहीं होना कि खत्म नहीं हो रहा है, कितना क्वेश्चन लगोगे, जितना क्वेश्चन बेटा लगा लोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं और आज कोशिश करना है कि जो है जो वर्ड प्रॉब्लम में जो कास्ट एंड आर्टिकल्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको कवर कर देना है, कवर करने की कोशिश की जाएगी, बचा रहेगा तो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी जो है जब वर्ड प्रॉब्लम की बात आती है तो मैंने कहा कि अगर आपको डर लगता है ना तो आप एक काम करो, जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका ये होता है कि जो है सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, कि अननोन क्वांटिटी क्या क्या है, उसके बाद उनका एक प्यारा सा जो है नाम दे दो। ठीक, कि क्या क्या जो है उसको एक नाम दे दिया, नाम देने के बाद आप क्या करोगे, उसको फॉर्मुलेट करके इक्वेशन बना लो। दो जो है वेरिएबल्स की बात है तो 2 इक्वेशन बनेगी और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों वेरिएबल को जो है जो अननोन क्वांटिटी थी ना उसकी आप वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के खेला कहां तक होता है कि 2 इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना। ठीक है, 2 इक्वेशन यहां आप बन गए, उसके बाद आप कोई मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, एलिमिनेशन मेथड लगा करके दोनों वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। इतना ही काम जो है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में आपको करना होता है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कास्ट एंड आर्टिकल्स के, आज कुछ उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे। ठीक है, आज उसके आगे सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि परसेंटेज तो लगभग आप सभी ने पढ़ा होगा।
पिछली जो भी क्लासेज हैं 9th 8th 7th इन क्लासों में आप लोगों ने परसेंटेज तो पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा 1 से 2 मिनट का रिवीजन आपका करवा देता हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 16% ऑफ 100 इसकी वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भैया जी तो हमने बहुत पहले कर रखा है कि कितने का परसेंटेज चाहिए, 100 का तो 100 को लिख लिया, मल्टीप्लाई किया, कितना परसेंट चाहिए तो आप कहोगे 60%, इसको रख लिया और डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारा क्या होगा, 16% ऑफ 100। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि 16% दिए थे 16 आ गया, तो एक और जो है एग्जांपल लेके देखते हैं कि 16% ऑफ 80, ठीक। अगर इसको सॉल्व करना तो क्या करेंगे, आप कहोगे कि भैया जी 80 का परसेंटेज निकालना है तो 80 लिख दो, उसके बाद ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है, परसेंटेज। अगर किसी भी जगह पे परसेंटेज लिखा है, जैसे मान लो 60%, इसका मतलब होता है 16/100। अगर मैं कहूं 25%, इसका मतलब क्या हुआ, 25/100, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 10%, इसका मतलब क्या हुआ, 10/100। परसेंट लगने का मतलब क्या कि उतना बाई 100, ठीक है। तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट होता है। तो 80 लिख दिया, ऑफ मल्टीप्लाई परसेंटेज 16% यानी कि 16/100, ठीक है। अब ये दोनों कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 16 चौका 64 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 वाटे 40, 12.8, यानी कि 16% ऑफ 80 कितना आ गया हमारा, 12.8 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी भी नंबर का परसेंटेज हमको निकालना है तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। लास्ट क्लास में आप पहले की क्लासेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इतनी तो बात होगी कि परसेंटेज कैसे निकालना है, ठीक। अब मैं अगर आपसे कहूं कि एक कोई नंबर मान लो, ठीक है, कोई अगर आपको एक नंबर एज्यूम करना है, ठीक है, और उस नंबर का फिर आपको कोई परसेंटेज निकालना है। जैसे मैं कहूं कि एक जो है नंबर मान लो कोई, आपने कहा कि भैया जी मान लिया हमने एक नंबर ए है, अब मैंने कहा कि इसका 25% निकालो, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 25% ऑफ ए मुझे चाहिए। आप कहोगे भैया जी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम कहते क्या थे, जिसका परसेंटेज निकालना होता था उसको लिख लेते थे, आपका मतलब मल्टीप्लाई, उसके बाद 25%, आपने बताया था कि परसेंट का मतलब कि दैट नंबर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, यही तो होता था। 25/4 यानी कि a बाई 4, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.25 a आएगा, ठीक है, यानी कि 25% a कितना आया, 0.25 a आया, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इसी a का मुझे 20% चाहिए, 20% ऑफ a, आप क्या कहोगे, भैया जी a इसको कर लो 20/100, ये कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि a/5 आएगा, और इसको जो है सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगी 0.2 a आएगा, ठीक, यानी कि 20% ऑफ a कितना आया, 0.2 a आया, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, जब भी हम ये वैल्यू ये हमने क्या एज्यूम की थी, a लिया था, मैंने आपको शुरू में ऑप्शन दिया कि कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लो, उसका हमको परसेंटेज निकालना है, तो आपने वैल्यू a लिया, तो जो परसेंटेज निकालने वाली वैल्यू आ रही है, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेसिमल में आ रही है, यहाँ पे भी डेसिमल में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, डेसिमल की शक्ल अच्छी लगती है भाई? हमें तो नहीं लगती है, हमें तो डेसिमल की शक्ल अच्छी नहीं लगती, गंदी लगती है। अबे यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल, और मान लो इसके आगे कोई कैलकुलेशन करना होगा तब तो और जो है साला जो है भसड़ मच जाएगी कि जो है पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, हमें तो नहीं लगता भाई, पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। अगर अब आप कहोगे भैया जी तब क्या करें, हमने कहा भाई जी एक काम करो, जब आपने मुझे पहले ही कहा था कि कोई एक नंबर एज्यूम कर लो लेकिन हमें उसमें कुछ परसेंटेज भी निकालना पड़ सकता है, तो आपने क्या चूज किया था, ए, मैं क्या चूज करूंगा, 100, ठीक। आपने कहा कोई एक नंबर एज्यूम करो, लेकिन एक चीज और बता दी कि अगर मुझे भी कोई कहता कि नंबर एज्यूम करो तो मैं भी ABCD मानता, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि आगे इसका परसेंटेज भी निकालना है, मैं तुरंत 100 के टर्म में मानूंगा, 100A, 100B, 100X, 100Y, 100P, 100Q ऐसे ही मानूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे हमने कहा ना 25% ऑफ A,
अब हमारा क्या होगा 25% ऑफ 100A होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100A इंटू 25 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा 25A आ जाएगा, यानी कि 25% ऑफ 100A कितना आ गया 25A आ गया। अच्छा जी, अब उसी तरीके से 20% ऑफ 100A ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे कि भैया जी 100A इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। ये कट गया यानी कि 20A आ गया, ठीक। तो 20% ऑफ 100A कितना हो गया 20A हो गया, 25% ऑफ 100A 25A हो गया। इसका मतलब है कि हम ध्यान से देखें तो यहाँ जब हमने 100 ले लिया, जब जो हमें एज्यूम करना था वो 100 की टर्म में ले लिया, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो भी जो है इंटीजर फॉर्म में मिल रही है, डेसिमल फॉर्म में नहीं मिल रही है। 25 20 अच्छी खासी शकल वाले बंदे हमको मिल जा रहे हैं। 25 20 इसमें कोई भी जो है डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा, और डेसिमल अगर आता भी है, मान लो डेसिमल थोड़ा आसान है कि 0.5 है तो भी समझ में आता है, भाई आधा है तो 0.5 है या 0.25 है। लेकिन जो कभी कभी डेसिमल की वैल्यू इतनी गंदी आ जाती है, मान लो 16% आता है, ठीक है। अगर जो है a का 16% निकालना हुआ तो क्या आएगा डेसिमल वैल्यू, कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.16, ठीक है। कितनी गंदी शकल है, लेकिन अगर 100 पे कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा 16A मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को, अगर मैं 16% ऑफ a निकालूंगा तो 0.16A मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 100A पे निकालूंगा तो 16A मिलेगा। अब बताओ कि 0.16 का कैलकुलेशन इजी रहेगा या 16 का कैलकुलेशन इजी रहेगा। तुम भी समझ गए होगे कि 16 पे कैलकुलेशन हमारी ज्यादा इजी रहेगी। तो इसलिए कभी भी अगर आपको एज्यूम करना हो, कब जब आपको उसका कोई परसेंटेज निकालना हो, तो हरदम जो है मेरी यही राय है कि उसको एज्यूम करना 100 के टर्म में, यानी 100A 100B 100C। ये मेरा पर्सनल, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 100 यही एज्यूम करोगे। अगर आप अपनी बुक उठाओगे, टेक्स्ट बुक जो भी है कोई भी उठाओगे, तो उसमें जो एजम्पशन होगा वो x y a b इसी टर्म में होगा, वो 100 के टर्म में एज्यूम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो, मैं इसलिए कहता हूं कि कैलकुलेशन इससे हमारी थोड़ी इजी हो जाती है, इसलिए मैं 100 के टर्म में एज्यूम करता हूं। आपको भी सजेस्ट करता हूं कि जब भी एज्यूम करना 100 के टर्म में ही एज्यूम करना, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया परसेंटेज का जो है मोटी मोटा कॉन्सेप्ट जो आपको आगे करना है, ठीक। अब आते हैं कुछ और चीजों पे बात कर लेते हैं। अब मुझे पता है कि चुपके चुपके तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं से पढ़ ही लिया होगा कि ये इस क्वेश्चन में क्या पता ये है पूछ रहा है। इतना तो आप लोग शरीफ हो नहीं, कहीं ना कहीं एक नजर तो डाल ही ले होगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो सॉरी, अब इस क्वेश्चन में मैं आगे चलूं इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें जो है आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। यहाँ पे एक बात बताओ, अगर कोई दुकानदार है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दुकानदार है, मान लो एक सब्जी वाला है, ठीक है। सब्जी वाला है तो जाहिर सी बात है सब्जी जो है आपको बेचता है, ठीक। तो बेचने से पहले वो खरीदेगा भी, ठीक। सब्जी वाला सब्जी खरीदेगा, तो मान लो वो जो है आलू खरीदने गया, आलू जो है उसको मिला 10 रुपया किलो, 10 रुपया पर केजी उसको आलू मिला, ठीक है। 1 किलो आलू मिला उसको 10 रुपए का, ठीक। अब वो 10 रुपए का लाएगा तो आलू 10 रुपए में तो बेचेगा नहीं, जाहिर सी बात है इससे ज्यादा पे बेचेगा। अगर वो 10 रुपए का आलू लाके आपको 10 रुपए में बेच दे तो उसका कुछ ये मतलब बनेगा क्या, नहीं मतलब बनेगा भाई। वो समाज सेवा करने के लिए थोड़े बैठा है, जाहिर सी बात है वो कुछ जो है इसके दाम को बढ़ा के बेचेगा। वो आपको आलू बेचेगा 15 रुपए 20 रुपए, ठीक है। तो मान लो जो है आपको आलू बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 15 रुपए किलो, 15 रुपए किलो में जो है आपको आलू बेच रहा है, ठीक है। तो ये प्राइस पे इसने आलू खरीदा, वो क्या था 10 रुपए, बेचा कितने पे 15 रुपए पे, ठीक है। तो ये जो है जिस प्राइस जिस पे आप उसने सामान खरीदा था वो उसका क्या हो गया कास्ट प्राइस हो गया, ठीक है। उसके बाद जिस पे वो जिस नंबर पे जिस जो है जिस दाम पे वो बेचेगा वो क्या हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस। जिस दाम पे दुकानदार कोई भी दुकानदार या कोई भी वस्तु जो खरीदी जाती है वो हमारी क्या होती है कास्ट प्राइस होती है, और जिस पे बेची जाती है वो क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस होता है। अच्छा ये बताओ, जब 10 से 15 में बेचा तो इसको जो है 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है लाभ, तो लाभ कितने का हुआ 5 रुपए का हुआ, ठीक है। 10 में खरीदा 15 में बेचा तो ये 5 रुपए क्या हो गया इसकी जेब में आया, और ये क्या हुआ इसका
लाभ हुआ, और इसको ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये हमारा ROFIT प्रॉफिट हो गया। 5 रुपए का जो है, जो इसके बीच का डिफरेंस होता है, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 15 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 5 रुपए जो आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो आलू उसने रखा, खरीद के लाया, आलू रखा, ठीक है, आलू धीरे धीरे सड़ना शुरू हो गया, आलू अब कोई खरीद ही नहीं रहा है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि भैया उसको ऐसे छोड़ दो, बिल्कुल ऐसे छोड़ दो, कोई जो है जरूरत नहीं है उसको बेचने की, तब उसका जो है कोई मतलब ही नहीं बनेगा। लेकिन अगर दुकानदार थोड़ा चालाक होगा तो कहेगा भैया 10 रुपये अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं पूरा 10 का 10 रुपया जो है चला जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं इसको थोड़ा सा सस्ता करके बेच दूं। 10 रुपये खरीद के लाया था, 8 रुपये में बेच देते हैं, 7 रुपये में बेच देते हैं, चाहे 5 रुपये में बेच देते हैं। इससे क्या होगा कि जो मैं पूरा जो लॉस होने वाला था 10 रुपये का, कम से कम 2 ही रुपए का होगा, 3 ही रुपए का होगा, 4 ही रुपए का। भाई 8 रुपए में बेचेगा तो 2 ही रुपए का जो उसका नुकसान होगा ना, 7 में बेचेगा 3 रुपए का नुकसान होगा ना, कुछ तो जो है उसको मिल जाएगा। तो यानी कि अगर उस दाम का ये खराब होना शुरू हो गया तो अपने जो जिस कास्ट पे खरीदा था उससे कम पे जा करके जो है उस दाम उसको जो है बेचेगा, तो उसका क्या होगा, मान लो 8 रुपए पे बेच रहा है तो इसको इस पे में क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा, 2 रुपए का होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है 8 क्या है, ये हमारा लॉस है, और लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया ये? ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई कॉस्ट प्राइस, ये हो गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज और बताना है। अब तक तो आपकी नजर पड़ गई होगी, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया जी ये सब तो ठीक है, कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो है बता दिया, प्रॉफिट लॉस बता दिया, ठीक है, एक बात बताओ, भाई क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस की क्या होता है। अभी क्वेश्चन तो इतना तुम लोग आप लोग भी देख लिए होंगे, तो चलो बताते हैं कि लास्ट ये क्या होता है। मान लो कोई दुकानदार है, ठीक है, कपड़े का व्यापारी है, ठीक, अब उसने जो है 100 रुपए का एक कोई सामान खरीद के लाया है, ठीक, 100 रुपए का सामान उसने खरीदा, तो अब उसको बेचना कितने में है, 150 रुपए में। सोच रखा है कि 150 में तो मैं बेचूंगा ही बेचूंगा, तो 100 क्या हो गया, इसका कास्ट प्राइस हो गया। ठीक है, और अगर ये 150 में बेच देता है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा 50, वो क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, अब इतना तो बात अगर इतना रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो कई बार अगर आप मॉल में जाते हैं तो आप अक्सर देखने को मिल जाता है कि आपको, इसकी बात छोड़ो, आपको अक्सर ये देखने को मिल जाएगा कि एक जो है टैग लगा होगा, जैसे मान लो 400 रुपये, ठीक है, और लिखा रहता है कि 25% का डिस्काउंट है। 25% का क्या है, डिस्काउंट है, यानी कि ये 400 में वो सामान नहीं बिकेगा, 400 उसने जो है लिखा है और उस पे जो 400 का 25% डिस्काउंट होगा, और डिस्काउंट होने के बाद किसी दाम पे बिकेगा। तो 400 का अगर देखा जाए तो 400 का 25% आपका होता है 100 रुपीज। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये 400 का 25% होता है 100 रुपीज होता है। ठीक है, अब 25% के डिस्काउंट पे बिक रहा है, यानी 25% कम करके बिकेगा, यानी कि 400 में से डिस्काउंट कितना हो रहा है, 25%, यानी कि 100 रुपीज का, यानी कि 300 रुपए में ये सामान जो है हमारा बिकेगा। तो ये जो 300 हमारा ये इसी पे बिक रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और जिस प्राइस पे ये जो है मार्क किया रहेगा कि जो है इतने का ये सामान है, ठीक है, इतना जो है मार्क किया रहेगा कि इतने का सामान है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस। ठीक, जितना उस पे ये लिखा रहेगा कि इतने का ये सामान है और उस पे जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है, अगर उसी पे बिक गया है, मान लो इस 400 का सामान तो 400 पे,
कई बार ऐसा होता है कि ये टैग ही लगा होता है और उतने पे ही हमको सामान मिलता है, 400 लिखा है तो 400 पे ही मिल रहा है, तो ये 400 क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन अगर उस पर कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, तो ये 400 हमारा क्या हो जाएगा, ये 400 हमारा लिस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस हो जाएगा, और डिस्काउंट होने के बाद जितने पे माल बिकेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कि मार्क प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा दूसरी भाषा में बताएं तो अक्सर आप लोग देखे होंगे, अच्छा ये तो बता दिया ना कि ये 100 रुपये का, ये 150 हमने एक एग्जाम्पल के लिए बताया था, ये मत समझ लेना कि 150 जो है इसका सेलिंग प्राइस ही है, हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है। अच्छा मान लो ये है, ये कोई सामान खरीदा गया था 100 रुपये में, इसको 300 में बेच दिया, ठीक है। अच्छा कभी कभी जो है आप लोग, होता क्या है कि जो है दुकानदार जो होते हैं नॉर्मली जो है, अभी तो माल वाल में तो ये सब कुछ लिखा होता है, मान लो जो है जो सिंपल आप दुकानों पे जाओगे तो आप वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो सब कोड में लिखे रहते हैं, ठीक है। जब आप उनसे पूछो कि भैया कितने का सामान है, कई बार आपको पूछना पड़ता है भैया कितने का सामान है, तो आपको एक जो है कोड देखेंगे और बताएंगे भैया इतने का सामान है, तब फिर आपको पता चलता है। अच्छा दुकानदार भी बड़े चालाक होते हैं, उनको पता है कि अगर मान लो हम 100 रुपये का सामान है और कोई आदमी लेने आता है और उससे हम कहते हैं कि भैया जी ये सामान 200 का है, तो वो क्या आदमी क्या कहेगा, भैया कुछ डिस्काउंट कर दो, तो डिस्काउंट करते करते 100 जो है 80 या 170 या बहुत ज़्यादा 150 में जो है मामला तय हो जाता है, तो दुकानदार को भी जो है प्रॉफिट हो जाता है 50 रुपये का, ठीक है। तो ये 200 जो है पहले वो बताता है, ठीक है, उस पर जो है डिस्काउंट करते करते कुछ जो है कम करता है, ठीक है। लेकिन अब जो है मान लो कोई महिला आ जाए, ठीक, महिलाओं का काम क्या होता है, अगर वो गई तो दुकानदार को पता है कि अगर हम जो है 100 का खरीदे हैं और उसको 200 बोलेंगे तो पक्का है ये महिला कब्बो नहीं कहेगी कि हम भैया 150 लगा लो, सीधे कहेगी आधा दाम पे आएगी। पहले महिलाओं का कैलकुलेशन क्या होता है, पहले तो जितना दाम बोला है दुकानदार उसका आधा आओ, आधे पे 100 आएगी और वो से कुछ कम करके बताएंगे, वो से कुछ कम करेंगे, कहेंगे भैया 80 का दे दो, ठीक है। अगर दुकानदार ने 200 का दाम बताया है तो महिलाओं की आदत क्या होती है कि कहेंगे भैया 80 का दे दो, दुकानदार परेशान, भैया कैसे दे दें, 100 रुपये खरीदे हैं कैसे 80 का दे दें, तो इसलिए दुकानदार क्या कहता है जैसे देखेगा महिला आ गई तो कहेगा अरे बहन जी समनवा जो है 400 का है, ठीक है, क्या कहेगा समनवा 400 को, उसको पता है कि वो ये है स्त्री है वो कम कराएगी। अब ये जो है औरत ये है महिला आई, ठीक है, 400 का सामान, तो सीधे क्या कहेगी 50% से कुछ कम में जाएगी, कहेगी भैया ये 150 लगा लो, चाहे हो सकता है कहे 200 लगा लो, ठीक है। तो दुकानदार कहेगा अरे नहीं बहन जी कहाँ 200 में कहाँ हो पाएगा, इतना तो हमारी खरीद नहीं आएगी, घाटा आएगा, फलाना धमाका करके मामला कहीं जो है 200 220 या जो 250 पे जो है जाके तय होता है, ठीक है, 200 या 200 जो है या ऐसे कुछ जाके उतने पे वो सामान चिपका देता है, दुकानदार चिपका देता है और जो है 100 रुपये के सामान को जो है कितने पे दे देता है, 220 230 ऐसे दे देता है। तो ये जो है जो दुकानदार जो रेटवा अधिक करके बता रहा है, उसके बाद फिर उस पर डिस्काउंट दे रहा है, पहले बताया कितना 400 का, ठीक है, फिर जो है बेचा कितने में 220 में, तो ये जो 400 क्या हो गया मार्केट प्राइस हो गया, और ये जो 220 है ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। मार्केट प्राइस का मतलब समझ गए कि जितना बढ़ा के एक वैल्यू बता दो और उस पर फिर जो है डिस्काउंट दे दो। एक्चुअली मुझे लगता है कि मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट महिलाओं को देखते ही लाया गया था, क्या भाई कोई अफेंड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कहाँ जो है 200 का सामान बिक रहा था, कहाँ महिला आई 220 का लेके गई, मार्केट प्राइस का सब ये खेला है। तो समझ में आ गया कि ये है लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होती है, हमारा कॉस्ट क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सब समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब इस क्वेश्चन को हम ये सॉल्व करते हैं। बिना देरी किए क्वेश्चन लगाएंगे, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए शॉपकीपर सेल्स ए साड़ी एट 8% डिस्काउंट, एट एन 8% डिस्काउंट। एक दुकानदार है जो साड़ी को 8% के 8% प्रॉफिट 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, एंड ए स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, स्वेटर को 10% के डिस्काउंट पे बेच रहा है, और देयर बाय गेटिंग ए टोटल ऑफ 1008 रुपये,
और इस तरीके से वो 1008 रुपये बना रहा है। ठीक है, कि ये साड़ी को 8% के प्रॉफिट पे बेच के और स्वेटर को 10% के डिस्काउंट पे बेच करके वो 1008 रुपये बना रहा है। इफ सी सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट एंड द स्वेटर एट 8% डिस्काउंट, अगर वो जो है दुकानदार जो है साड़ी को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है और स्वेटर को 8% के डिस्काउंट पे बेचता है, सी वुड हैव गॉट 1028, तो वो जो है 128 रुपये बनाएगा। ठीक है, फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द साड़ी एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर। ठीक है, स्वेटर पे देखा जाए तो दोनों बार जो है डिस्काउंट हो रहा है, इसलिए इसका लिस्ट प्राइस मांगा है। ठीक, क्या कह रहा है कि कास्ट प्राइस ऑफ द साड़ी, साड़ी का कास्ट प्राइस पूछ रहा है और लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर, यानी कि हमें ये दो अननोन क्वांटिटी मिल गई। क्या कि कास्ट प्राइस ऑफ द साड़ी पहला, लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर दूसरा। ठीक है, ये दो अननोन क्वांटिटी मिल गई, तो जाहिर सी बात है इसका एक नाम ले लेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम किया, इसको एज्यूम किया x, इसको एज्यूम किया y। ठीक है, लेकिन जरा सा ठहर जाना बच्चा, एक बात याद रख लेना कि क्या कह रहा है, साड़ी का जो है जो कास्ट प्राइस है उस पर 8% का प्रॉफिट, आगे चल के इसका जो है परसेंटेज हमको कुछ अलग अलग परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो पहले ही हमने बताया कि 100 के टर्म में एज्यूम करोगे तो भैया फायदे में रहोगे बच्चा। ठीक है, तो 100x कास्ट प्राइस मान लिया और लिस्ट प्राइस 100y हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो क्या क्या कह रहा है, खिला क्या कर रहा है, 8% का प्रॉफिट, साड़ी को 8% के प्रॉफिट पे, तो 100x का 8% आप निकालोगे, यानी कि 8% ऑफ 100x, ये कितना हो जाएगा 100x इंटू 8/100, तो ये आ जाएगा आपका 8x। ठीक है, ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 8x, 8% ऑफ 100x कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, उसके बाद स्वेटर पे क्या कहा, 10% का डिस्काउंट। ठीक है, इस पे 10% का डिस्काउंट है, यानी कि 10% ऑफ 100y इक्वल टू क्या होगा 100y इंटू 10/100, ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10y आ जाएगा। ठीक है, 10% ऑफ 100y कितना हो गया 10y और ये क्या हो जाएगा 8x। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि इतने के परसेंट के प्रॉफिट पे और इतने परसेंट के डिस्काउंट पे जो है बेचने पे इतना अमाउंट हमको मिल रहा है। ठीक है, टोटल अमाउंट इतना मिल रहा है, तो ये तो ये है प्रॉफिट है, ये तो ये है डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कास्ट प्राइस कितना है 100x है। ठीक है, उसके बाद ये है सेलिंग प्राइस क्या होगा, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 8x, तो ये कितना हो जाएगा 108x। ठीक है जी। अच्छा, ये तो साड़ी का जो है पहले 8% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितने पे बेचेगा 108x पे बेचेगा। अब स्वेटर का 10% के डिस्काउंट पे बेचेगा तो स्वेटर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100y था, 10% का डिस्काउंट यानी कि ये है 10y का जो डिस्काउंट किया तो कितना बचा 90y, 90y पे जो है स्वेटर को बेचेगा। ठीक है, तो मिल कितना रहा है 1008, यानी कि एक इसकी इतना 108x। ठीक है, से इसका ये प्रॉफिट इतने परसेंट के प्रॉफिट पे और इतने परसेंट के डिस्काउंट पे, ये कितने के बिक रहा है प्लस 90y, ये कितना हो रहा है 1008 हो रहा है। ठीक, तो ये हमारी एक प्यारी सी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, इफ सी सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, अभी क्या हमने निकाला था, साड़ी का जो है 8% के जो है प्रॉफिट पे बेचा था, अब क्या कर रहा है 10% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 10% ऑफ 100x, ये कितना हो जाएगा 100x इंटू 10/100, तो ये हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। ठीक है, 100x का 10% 10x हो गया। ठीक है, और ये है तब इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा भाई 100x का था तो कास्ट प्राइस कितना है 100x है। ठीक है, और उसका 10% का जो प्रॉफिट आ रहा है यानी कि प्लस 10x, ये हो जाएगा 110x। ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया स्वेटर का। अब आते हैं साड़ी का जो है सेलिंग प्राइस हो गया, अब आते हैं स्वेटर पे, तो स्वेटर को क्या कर रहा है 8% के डिस्काउंट पे यानी कि 8% ऑफ 100y। ठीक, तो ये कितना होगा 100y
इंटू 8/100, ठीक है। ये कट गया तो कितना आया, 8y आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो ये डिस्काउंट होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100y माइनस कितने का डिस्काउंट हुआ, 8y का, 8y, ये क्या हो जाएगा, 92y हो जाएगा, ठीक है। तो इतना इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या कह रहा है कि इतने पे बेचने पे, इतने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचने पे और इतने परसेंट के डिस्काउंट पे बेचने पे उसको कितना मिल रहा है, 1028 मिल रहा है, यानी कि 110x प्लस 92y इक्वल टू कितना, 1028, ठीक। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को और इन दोनों इक्वेशन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे और x और जो है y की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, ठीक है। देखो किनारे से चुन्नी लाल कह रहा है कि क्या यार इतना लंबा लंबा जो है दे दियो, कैलकुलेशन जो है आसान है, क्या करना है। हमने कहा यार बात तो सही है, तुम्हारे लिए होमवर्क कुछ ज्यादा दे रहे हैं हम। अच्छा देखो हम कर क्या रहे हैं, इक्वेशन बन गई है। अब ये दो इक्वेशन बन गई है तो इसकी बात का तो ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये टफ लग रहा है तो थोड़ा तुम्हारे काम को आसान कर देता हूँ। एक बात बताओ, इसको जो है 18 से डिवाइड कर दो, पहली वाली इक्वेशन को पूरे को 18 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, इसको मैं हटा रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा 18 से डिवाइड करेंगे तो 6x 18 छक्का 108 प्लस 5y इक्वल टू 18 पंजे 90 18 छक्का 108, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। दूसरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 55x प्लस 2 चौका 8 2 छक्का 12 y इक्वल टू 514, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। देखो अब मैं और बता देता हूं, थोड़ा काम को और आसान कर देता हूं, एलिमिनेशन मत लगाना, लंका लग जाएगी। एक काम करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको जो है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, x और y की वैल्यू को निकाल लेना, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि x और y की वैल्यू निकाल दिया उसके बाद मेरा काम हो गया, तो विश्वास मानिए आप गलत कर रहे हैं। मैक्सिमम जनता यहाँ पे गलती करेगी कि x और y की वैल्यू निकाल देगी और क्वेश्चन को वहीं पे एंड कर देगी, जबकि ये गलत है, पाप लगेगा, ऐसा गलती मत करना। क्योंकि केवल x और y की वैल्यू निकाल देने से काम नहीं चलेगा। उसने आपसे पूछा है कास्ट प्राइस ऑफ द साड़ी और लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर, और कास्ट प्राइस ऑफ द ये साड़ी आपने 100x माना है बच्चा, ना कि x माना है, और उसी तरीके से लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर 100y माना है, न कि y माना है। तो x और y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो अगर आपने 100 x माना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, नहीं तो पाप लगेगा भयंकर वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हैंडल किया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रिया बॉट ए लैपटॉप एंड ए मोबाइल फोन, प्रिया ने एक लैपटॉप और एक फोन खरीदा, ठीक। सी सोल्ड द लैपटॉप एट 5% प्रॉफिट एंड मोबाइल फोन एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। क्या किया कि एक लैपटॉप खरीदा और एक मोबाइल फोन खरीदा और उसके बाद उन दोनों को बेच भी दिया। तो पहले एक बार बेचा 5% के प्रॉफिट पे और फोन को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। और अगर ऐसा किया तो उसने ये टोटल प्रॉफिट कितना बनाया, 2000 रुपए का बनाया, ठीक है। अगली कंडीशन क्या करी है, इफ, यहां सी होगा, प्रिया का जेंडर कहां चेंज हो गया, इफ सी हैड सोल्ड द लैपटॉप एट 10% प्रॉफिट एंड मोबाइल फोन एट 5% प्रॉफिट, ठीक नहीं हर होगा, पता नहीं क्या जो इन्होंने दिया है मुझे क्वेश्चन, हर
प्रॉफिट हर टोटल प्रॉफिट वुड हैव इंक्रीज्ड बाई 500 रुपीज। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर उसने लैपटॉप को 10% के प्रॉफिट पे बेचा होता और मोबाइल फोन को 5% के प्रॉफिट पे बेचती तो उसका जो प्रॉफिट होता वो जो है 500 रुपये बढ़ जाता है। यानी कि पहले कितना मिल रहा था 2000, अब 500 बढ़ जाएगा तो 2500 प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप एंड मोबाइल फोन। क्या पूछा है कि लैपटॉप का कास्ट प्राइस कितना होगा और मोबाइल फोन का कास्ट प्राइस कितना होगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्रिया गई, एक तो फोन खरीदा, एक तो लैपटॉप खरीदा, उसका कुछ कास्ट प्राइस होगा। उसके बाद अगर वो जो है लैपटॉप को 5% के प्रॉफिट पे बेचती है और जो है फोन को 10% के प्रॉफिट पे बेचती है तो 2000 रुपये का प्रॉफिट टोटल मिलेगा। और अगर वही लैपटॉप को 10% के प्रॉफिट और मोबाइल फोन को 5% के प्रॉफिट पे बेचती है तो उसको 2500 का टोटल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप एंड मोबाइल फोन। अब आपको पता है कि ये क्या हमें दो अननोन क्वांटिटी मिल गई। कौन कौन सी मिली है कि अननोन क्वांटिटी कौन कौन सी है, कास्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप और कास्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन। तो इन दोनों को हम एक प्यारा सा नाम दे देंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो क्या एज्यूम करेंगे, एक्स और वाई। बिल्कुल एक्स वाई कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि एक्स वाई करोगे फिर उसका परसेंटेज निकालोगे और परसेंटेज निकालोगे तो 5%, 10%, एक जो है गंदी गंदी शक्लें मिलेंगी, भसड़ मचेगा कैलकुलेशन में। तो इससे बेटर है क्या करना है, बिल्कुल सही बात है, 100x और 100y हमको क्या करना है, एज्यूम करना है। ठीक है जी, अच्छा अब ये एज्यूम कर लिया। अब क्या कर रहा है कि लैपटॉप को 5% की प्रॉफिट में बेचा तो लैपटॉप की जो है कास्ट प्राइस कितनी हो गई, कास्ट प्राइस जो है लैपटॉप की कितनी है, 100x है और 5% इसका कितना होगा, 100x का 5% कितना होगा, आप कहोगे भैया जी 100x इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 5x। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक, प्रॉफिट कितना आया, 5x का आया। ठीक है, मोबाइल फोन को कितने परसेंट के प्रॉफिट बेचा है, 10% के, तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा कितना, 100y इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये कट गया तो कितना आया 10y, यानी कि इसका जो प्रॉफिट निकला वो क्या आया, 10y आया। ठीक है जी, अब क्या कहा है कि मेकिंग ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000 रुपए। अब यहां पे ध्यान से सुनना, अब आप क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कितना आया 5x, इसका कितना आया 10y, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना आया 5x प्लस 10y इक्वल टू कितना मिला इसको 2000। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहां नहीं यहां लिखते हैं, कितना आया था 5x प्लस 10y इक्वल टू 2000। ठीक है, इसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट मिला के कितना हुआ 2000 हो गया। ये हमारी एक प्यारी सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन वन हम बोल दिए। अब एक चीज ध्यान देना कि ये कुछ बच्चे होंगे जो गलती करेंगे कि कास्ट प्राइस निकालेंगे फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे और क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी कि 100x प्लस 5x इक्वल टू 105x, इसको कर देंगे और यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस क्या आएगा इसका 100y प्लस प्रॉफिट कितने का आ रहा है 10y का, तो ये जो है आ जाएगा 110y। उसके बाद क्या करेंगे कि 105x प्लस 110y इक्वल टू 2000। अगर आपने बेटा ऐसा किया तो मान लीजिए कि आपकी लंका लगना तय है, क्योंकि आप ये जो है सेलिंग प्राइस, ये जो आप कह रहे हो ये सेलिंग प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस जो है ये सेलिंग प्राइस आप बता रहे हो, जबकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है क्या, टोटल प्रॉफिट की बात किया है ना कि सेलिंग पॉइंट की बात किया है। यानी कि 5% पे बेचा और 10% पे बेचने के बाद उसको टोटल मनी जो है 2000 नहीं मिली है, उसको जो 5% का जो प्रॉफिट आया 10% का जो प्रॉफिट आया वो दोनों मिला करके 2000 रुपया बनना है, ना कि टोटल सेलिंग
जो है टोटल सेलिंग हमारी 2000 रुपए की हो रही है, तो ये गलती मत करना। ऑलरेडी मेंशन है प्रॉफिट ऑफ 2000 रुपए, तो ये 2000 रुपए प्रॉफिट है, ना कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग जो है वैल्यू है। ठीक है, तो अगर ये सेलिंग वैल्यू का था कि टोटल इतना मिला, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कहा कि 5% के दाम पे बेचा और 10% के दाम पे बेचा, तो इतना रुपया टोटल मिला। अगर वो टोटल रुपया इतना मिला होता तब जो है वो सेलिंग प्राइस होता, न कि जो है प्रॉफिट होता। इसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि ये टोटल क्या बात हो रही है, प्रॉफिट की हो रही है। तो अगर बेटा अगर ऐसे आपने किया तो आपकी लंका लगना तय है, तो ये गलती मत करना, नहीं तो पाप लगेगा। ठीक है जी, तो एक इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब चलते हैं अगली इक्वेशन पे। अगला कंडीशन क्या कह रहा, इफ सी हैड सोल्ड द लैपटॉप एट 10% प्रॉफिट, लैपटॉप का 10% प्रॉफिट। ठीक है, 10% कितना होगा, 100x इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये कट जाएगा तो 10x हो जाएगा। ठीक है, लैपटॉप का 10% का प्रॉफिट कितना आया, 10x आ गया। अच्छा जी, और यह मोबाइल फोन को 5% के प्रॉफिट पे 5%, इसका कितना होगा, मोबाइल फोन का 5%, तो 100y इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा आपका 5y। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 10% के प्रॉफिट पे और 5% के प्रॉफिट पे उसको टोटल जो है कितना मिल रहा है, 500 रुपए का इंक्रीमेंट, यानी कि 200 प्लस 500 यानी कि 2500, यानी कि 10x प्लस 5y, 10x प्लस 5y मिलकर के कितना हो रहा है, 500 रुपए ज्यादा, कितने का, 2000 का, यानी कि 2500। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक, अब क्या करना है, इसके आगे का काम तो आप खुद कर ही लोगे कि x और y के टर्म में दो आपको इक्वेशन मिल गई है, दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कुछ लगा के सॉल्व कर लेना, आपको x और y की दो प्यारी प्यारी वैल्यू मिल जाएगी, और वो आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने x और y तो एज्यूम नहीं किया था ना, हमने कितना एज्यूम किया था, 100x, कि यहाँ क्या एज्यूम किया था, 100y एज्यूम किया था। तो x और y की वैल्यू निकलने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, नहीं तो पाप लगेगा बच्चा। ठीक है, अच्छा चलो, ये दो इक्वेशन मैंने आपको बना दिया है, इसको आपके आगे का काम आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे कि थोड़ा सा आपको एक चीज और बता देता हूं, आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या कि यहां पे आप देखेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है अगले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन रहा है, y का जो कोफिशिएंट है अगले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जो है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक बार दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमें x प्लस वाई के टर्म में एक इक्वेशन मिलेगी, और एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे x माइनस वाई के टर्म में हमको एक इक्वेशन मिलेगी, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मैं मूव करूं इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके घर, किसी के घर में कुछ ना कुछ पैसा जो है बैंक में जमा होता है, तो उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारा पैसा बढ़ जाता है। पैसा बढ़ता कैसे है, क्यों, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट भी जो है दो तरह का होता है। ठीक, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दो तरह का ये हमें इंटरेस्ट मिलता है, एक हमें सिंपल और एक कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड, ठीक। अब आप कहोगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। हमने कहा कि मान लो आपने 1000 रुपया बैंक में जमा किया, ठीक है, और एक इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं कि 5% के इंटरेस्ट रेट में, ठीक है, 5% का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने 1000 रुपया जमा किया है तो मान लो 5% नहीं 10% मान लो, ठीक है, तो ये साल भर के बाद आपको इस ये 1000 का 10%, इस 1000 का 10% रुपए आपको और अधिक मिलेगा। ठीक है, तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपये होगा।
तो साल भर के बाद आपको जो है जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1100 रुपये। ठीक है, तो इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि उतना रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अगर ये 10% एनुअली है तो एक साल का कितना हुआ 100 रुपये। अगर मैं कहूं कि 2 साल का तो आप कहोगे कि 1 साल का 100 रुपये हो रहा है तो 2 साल का 200 होगा, 3 साल का 300 होगा, 4 साल का 400 होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होगा जब सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी कि 1000 रुपये हमने जमा किया 10% के इंटरेस्ट पे, तो साल भर के बाद ये हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया 100 रुपये हुआ। 1000 का 10% 100 रुपया हुआ। ठीक है, 2 साल के बाद कितना होगा, एक साल में 100 हो रहा तो अगले साल भी ये है कितना होगा 100 होगा, तो 100 मिला के 200 हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसमें क्या होता है कि मान लो आपने 1000 जमा किया 10% के ये है इंटरेस्ट पे। ठीक, तो क्या होगा साल भर के बाद ये अमाउंट कितना होगा, आप कहोगे कि 10% कितना होता है 100 रुपया होता है, तो ये साल भर के बाद ये अमाउंट हो जाएगा 1100 रुपये। ठीक, अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अगले साल के लिए क्या होगा 10% का है तो अगले साल के लिए ये जो है वैल्यू हमारी बेस वैल्यू बन जाएगी, यानी कि अगले साल जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा इस 1100 पे मिलेगा। ठीक है, सिंपल में क्या होता था उसी 1000 पे मिलता था, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा कि साल भर के बाद जितना रुपया हुआ रहेगा उस पर 10% मिलेगा। तो 1100 का 10% कितना होगा 110 होगा। तो 2 साल के बाद आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1210। अब देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट था तो 2 साल के बाद हमारा अमाउंट कितना हो रहा था, 2 साल के बाद हमारा अमाउंट हो रहा था 1200 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट में वो जो है हमारा कितना हो रहा है 1210 रुपये हो रहा है। तो ये कहानी होती है सिंपल इंटरेस्ट की और ये होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, हालांकि आप लोगों ने ये चीजें पहले पढ़ ली होंगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए आपको बता दिया है। अब इस क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए मैन इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 स्कीम ए एंड बी, ठीक है, which offers simple interest at the rate of 10% per annum और 12% per annum। एक आदमी है जिसने जो है 2 स्कीम है जिसमें एक स्कीम में कुछ पैसा डाला, दूसरी स्कीम में कुछ पैसा डाला, और हर किसी जो है स्कीम का एनुअल इंटरेस्ट अलग अलग है। ठीक है, एक का 10% है, एक का 12% पर एनम है। तो साल भर के बाद उसने जो टोटल इंटरेस्ट पाया है वो कितना है 1300 रुपये है। ठीक है, however if he had interchanged the amount invested in 2 scheme, यानी कि दोनों स्कीम में जो है कुछ अमाउंट लगाया होगा, अब उन दोनों अमाउंट को क्या किया उसने इंटरचेंज कर दिया, तो he would have received 40 रुपये more as annual interest। how much money did he invested in each scheme। अच्छा, अब उस पूछ क्या रहा है कि ये दोनों स्कीमों में उसने कितना कितना पैसा लगाया है। ठीक है, 2 स्कीम है, स्कीम ए है और दूसरी स्कीम क्या है बी है। ठीक, इसमें कुछ कुछ पैसा लगाया है, तो जाहिर सी बात है यही वैल्यू पूछ रहा है, तो यही 2 अननोन क्वांटिटी हमारे सामने होगी। तो मान लेते हैं कि एक्स लगाया है और इसमें वाई लगाया है। अब आप कहोगे भैया जी तनी ध्यान से परसेंटेज इसका निकालना है। हमने कहा हाँ समझ में आ गया कि थोड़ा 100 अगर मान लूंगी ना तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 100x में लगाया, दूसरे में 100y लगाया। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम 12% पर एनम, तो 100x का 10% कितना हो गया 10x हो गया, इसका 12% कितना हो गया 12y हो गया। ठीक है, ठीक, मैं अब एक एक चीज करके नहीं दिखा रहा हूं, इतना मैं मान रहा हूं कि इतना आपको ये है परसेंटेज 10%, ये इसका 10x निकलेगा, इसका 12y निकलेगा। ठीक है जी, तो ही रिसीव्ड 1300 एज एनुअल इंटरेस्ट। याद रहे उसने क्या कहा है एनुअल इंटरेस्ट, उसने कितना रिसीव किया 1300 रिसीव किया। तो इंटरेस्ट कहा है, बच्चा ये गलती मत करना कि उसने टोटल अमाउंट जो है 1300 रिसीव किया है, उसने क्या रिसीव किया है इंटरेस्ट रिसीव किया है। इंटरेस्ट कितना है 10x, यहाँ पे 12y, यानी कि 10x प्लस 12y इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1300, ये रिसीव किया है। उसके बाद ये गलती मत करना कि
आपने कहा कि एक यहाँ 100 था, यहाँ 10 था, तो 110x हो गया और ये 112y हो गया, और आपने ये 100x प्लस 112y को ऐड किया। उसने टोटल अमाउंट रिसीव करने की बात नहीं की है, उसने बात की है कि इतना जो है ही रिसीव्ड इतना एज एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट उसको मिला है, ना कि टोटल अमाउंट 1300 मिला है। तो ये गलती मत करना कि 110x प्लस 112y, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया था, तो उसको ऐड करके 1300 कर देना। ये ध्यान से पढ़ लेना कि ये 1300 क्या है, इंटरेस्ट है या टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो ये हमारी एक प्यारी सी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये कंडीशन क्या कह रहा है, हाउएवर इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू स्कीम। क्या कह रहा है, दोनों स्कीम में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसको इंटरचेंज करवा रहा है। यानी कि ए में कितना किया था 100x, बी में कितना किया था 100y। अब क्या कह रहा है, इंटरचेंज को, यानी कि ए में कितना इन्वेस्ट किया 100y और बी में कितना किया 100x किया। ठीक है, बी में कितना किया 100x किया। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है, इंटरचेंज किया तो ही वुड हैव, अच्छा इंटरेस्ट उतना ही है, 10% था, यहाँ 12% था, तो अब कितना जो है इंटरेस्ट इसको मिल रहा है, तो 10%, यानी कि 100y का 10% 10y हो जाएगा। ठीक है, 100x का 12% 12y हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कि नहीं 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 100x का 12% 12x हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अमाउंट इंटरचेंज हो गया, 100y यहाँ आ गया, 100x यहाँ आ गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट 10% 10y, इसका 10% 12y। ऐसा अगर हुआ तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना कह रहा है कि ही वुड हैव रिसीव्ड 40 रुपीज मोर एज एनुअल इंटरेस्ट, यानी कि 10y प्लस 12x। फिर बता रहा हूं कि इंटरेस्ट की बात किया है ना कि टोटल अमाउंट की। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 10x, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 12y मिल रहा है। क्या कह रहा है 40 मोर देन द एनुअल इंटरेस्ट, यानी कि पहले कितना मिल रहा था 1300 मिल रहा था, अब 40 मोर हो गया तो 1340 हो गया। और ये प्यारी सी हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई है। और इन दोनों इक्वेशन को अब आपको पता ही है कि सॉल्व करने का काम मैं नहीं करने वाला हूं, आप ही करने वाले हो। अब ये भी मैं बता दे रहा हूं कि थोड़ा सा आपको आसान काम आसान कर रहा हूं। अब तक हो सकता है आपको नजर पड़ गई हो कि भैया इसका भाई जी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। हाँ, इसका x का कोफिशिएंट अगली बार y का बन जा रहा है, y का कोफिशिएंट अगली बार x का कोफिशिएंट बन जा रहा है। इसका मतलब कि दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। अगर इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो x प्लस वाई के टर्म में एक इक्वेशन बनेगी और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई के टर्म में बनेगी। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x और y की एक प्यारी प्यारी वैल्यू मिलेगी, जो कि हमारी फाइनल आंसर नहीं होगी, क्योंकि हमने शुरू में एज्यूम कितना किया था 100x और 100y एज्यूम किया था। तो x की वैल्यू को निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना और y की वैल्यू को निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, नहीं तो पाप लगेगा। ठीक है बच्चा, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड करते हैं। अब बढ़ते हैं एक अगला और प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, चलो मूव करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन इन्वेस्टर डिवाइड्स 10,000 बिटवीन टू अकाउंट्स यील्डिंग 6% एंड 8% सिंपल इंटरेस्ट इन मनी। क्या कह रहा है, एक इन्वेस्टर है, उसने 10,000 रुपए को दो अलग अलग जो है अकाउंट में इन्वेस्ट किया। ठीक है, एक अकाउंट में उसको 6% एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे अकाउंट में 8% का एनुअल इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। तो ये नहीं पता है कि 10,000 को में से कितना जो है एक अकाउंट में किया है, और मान लो दो अकाउंट है, एक ये है एक ये है, ये 6% का जो है इंटरेस्ट देता है और ये 8% का देता है। अब इन दोनों को मिला करके जो है कितना इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए की। ठीक है, अब इसमें कितना किया नहीं पता, इसमें कितना किया नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 10,000 मिला करके दोनों में किया है। ठीक है, एक 6% का इंटरेस्ट दे रहा है, एक 8% का दे रहा है। ठीक है, तो जो 6% का एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये
क्या कह रहा, द टोटल एनुअल इंटरेस्ट अर्न्ड इज 720। ये 6% का इंटरेस्ट देने के बाद और इसके 8% के इंटरेस्ट देने के बाद जो टोटल मनी आ रही है वो कितनी आ रही है, 720 आ रही है। ठीक है, अब क्या कह रहा, इफ ही इंटरचेंज if the interest rate were interchange, how much extra interest would he earn? अब क्या कह रहा है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको इंटरचेंज करना है, यानी कि ये जो इस अकाउंट में 8% का दे दे और इसमें जो है 6% का इंटरेस्ट देना शुरू कर दे, तो जो आएगा, जैसे यहाँ से 720 रुपये इंटरेस्ट मिला था तो उसका भी एक कोई इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट से कितना ज्यादा होगा ये पूछ रहा है। तो कहने का मतलब अब क्या है कि हमारे पास दो एक जो है अननोन क्वांटिटी है, क्या कि एक इस अकाउंट में कितना किया, इस अकाउंट में कितना किया। आपने कहा कि भैया जी हमें पहले से पता है कि 8% और 6% का लोचा है, इसलिए हम पहले ही बता देना है कि हम जो अब की बार एज्यूम करेंगे इसमें 100x किया और इसमें भी दूसरे वाले में 100y किया। ठीक है, अब एक इक्वेशन तो हमारी क्या बन गई कि 100x प्लस 100y इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 आएगा। ठीक है, 100 कॉमन लेकर के काट दिया, ये एक हमारी प्यारी सी इक्वेशन बन गई। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जो 100x का जो है अकाउंट है और जो 100y का अकाउंट है, तो 100x का अकाउंट जो है हमें 6% एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है, तो 100x का 6% यानी कि 100x इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, 6x आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये कितना आ जाएगा, 8% कितना आएगा 100y का, 100y का 8% आ जाएगा आपका 8y। निकाल देना, जैसे ये निकाला वैसे ये भी निकल के आएगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि ये इंटरेस्ट की बात किया है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट अर्न्ड, अंडरलाइन द पॉइंट, इंटरेस्ट अर्न्ड इज 720, ना कि टोटल अमाउंट की बात किया है बच्चा, उसने टोटल इंटरेस्ट की बात किया है। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 6x, ये यहाँ कितना मिला, 8y। अगर वो कह देता कि टोटल अमाउंट अर्न कितना किया है, तब आप क्या कहते, इतना इन्वेस्ट किया था और इतना इंटरेस्ट मिला, तो 106x इसका टोटल अमाउंट होता, इसका कितना होता, इतना इन्वेस्ट किया था, इतना इंटरेस्ट मिला, तो इसका टोटल अमाउंट होता 108y। ठीक है, तो अगर कहता है कि टोटल अमाउंट तो ये है की बात करता तो 106x प्लस 108y की, लेकिन उसने क्या किया है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट अर्न की बात किया है, तो इंटरेस्ट मिला 6x प्लस 8y, कितना कहा है, 6x प्लस 8y, दोनों इंटरेस्ट को ऐड किया तो कितना मिला हमको, 720। कितना मिल रहा है, 720। एक सेकेंड, ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई जी, ये 1000 नहीं 100 होगा, तो ये हमारी प्यारी सी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये काम यहाँ पे आज मैं करूंगा, इस इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको जो है 6 से मल्टीप्लाई किया, x वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y इक्वल टू आपका 600 हो जाएगा पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन 6x प्लस 8y इक्वल टू 720। ये जो है इक्वेशन 3 हो गया, ये 2 है, 2 में से 3 को माइनस किया। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये कट जाएगा, यहाँ से 2y इक्वल टू 120 होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है, इस y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख करके, पहली इक्वेशन में अगर मैं रखता हूं तो x की एक वैल्यू मिलेगी मुझे, क्या होगी, 40 होगी। ठीक है, तो x y कितना आ गया, 60, x आ गया 40। अब दोनों ये है अकाउंट में पहले सबसे अगर बात करें कि सबसे पहले कितना इन्वेस्ट किया था, तो कितना कितना इन्वेस्ट किया था, x और y, नहीं बच्चा, 100x इन्वेस्ट किया था, 100y इन्वेस्ट किया था। तो एक अकाउंट में कितना इन्वेस्ट किया, 100x, इसका मतलब कितना हो गया, x की वैल्यू 40 रखेंगे तो एक अकाउंट में जो है 4000 रुपए इन्वेस्ट किया था, दूसरे में 100y इन्वेस्ट किया था, तो y की वैल्यू 60 है, तो दूसरे अकाउंट कितना हो जाएगा, 6000 रुपए इन्वेस्ट किया था, यानी कि इसमें जो है 4000 इन्वेस्ट किया और इसमें कितना इन्वेस्ट किया, 6000 इन्वेस्ट किया। ठीक,
अब यहीं पे रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तो ये वैल्यू तुमने निकाली कि कितना कितना इन्वेस्ट किया था। अब पूछ रहा है कि अगर इसका इंटरेस्ट रेट को इंटरचेंज मैं कर दूं, यानी कि यहाँ पे 6% मिलता था तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 8% मिलेगा, और यहाँ 8% मिलता था तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। तो अब ये है हमें टोटल ये है इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो इसका 8% कितना होगा, 100x का 8% होगा 8x, ठीक है। इसका कितना होगा 6%, तो ये होगा 6y, ठीक। तो अब हमें ये टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8x प्लस 6y, ठीक है। अब x और y की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, x वैल्यू आई थी हमारी 40 और y की वैल्यू आई थी 60। तो x की वैल्यू रखा 40, 8 इंटू 40 प्लस 6 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 320, 320 प्लस 36, 360, ये हो जाएगा आपका 780, ठीक है। अब हमें इंटरेस्ट टोटल मिलेगा कितना, 780 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। याद रहे कि यहीं पे रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या निकाला है, ये तो हमने निकाला कि हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा अगर इंटरचेंज करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वुड ही ऑन, एक्स्ट्रा कितना मिला है। पहले कितना मिल रहा था, 720, पहले कितना मिल रहा था, 720 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा, 780। तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना हो गया, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना हो गया, INTEREST, इंटरेस्ट कितना हो गया, 780 माइनस 720 कितना हो गया, 60 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमको मिलेगा अगर मैं जो इंटरेस्ट है इसको इंटरचेंज कर देता हूं तो, ठीक है। आगे समझ में, चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। आइए लास्ट, आज का जो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर मान लीजिए अगर आपके पिताजी हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो है काम करते होंगे, उनकी कुछ इनकम आती होगी। तो मान लेते हैं वो जो है उनकी मंथली इनकम है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए वो कमाते हैं। तो उनकी इनकम कितनी हो गई, जितना वो कमाते हैं वो क्या हो गया हमारी, वो उनकी क्या हो गई, इनकी इनकम हो गई 1 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, अब उस इनकम में से अगर वो जो है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए उनका खर्च हो जाता है किस पे, रेंट पे, ठीक है, और 15,000 रुपए उनकी ये गाड़ी क्या चली जाती है, गाड़ी की EMI चली जाती है, ठीक है। फिर उन्होंने 25,000 रुपए का आपके लिए एक लैपटॉप खरीद दिया, ठीक है। उसके बाद जो है 25,000 रुपए वो घर का पूरा खर्चा चलता है, राशन पानी, तेल, नमक, मसाला, साबुन, सरफ, ये सब जो है डेली लाइफ, ठीक है, डेली लाइफ, ठीक है, इसमें खर्च हो जाता है, ठीक। तो इतना ये जो है आपका महीने का एक 10,000 रुपये रेंट पे जा रहा है, 15,000 EMI जा रही है, 25,000 रुपये जो है आपका लैपटॉप खरीद दिया, ठीक है, और 25,000 रुपये जो है उनका खर्चा हो जा रहा है कि जो बकिया घर के सामान लाने में, ठीक है। तो ये जो है जितने खर्चे हो रहे हैं ये क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। जितने भी खर्चे हम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जो हमारी कमाई होती है वो क्या कहलाती है, इनकम होती है। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया यहाँ पे, 25,000, 25,000, 50,000, 10,000, 60,000, और 60 और 15,000, 75,000 रुपए जो है क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो अब एक टर्म आता है सेविंग। तो उन्होंने सेविंग का मतलब क्या, कितना बचाया। आप कहोगे 1 लाख जो है कमाए थे, 75,000 खर्चा कर दिए, तो बचा कितना, 25,000। यानी कि जो है 1 लाख, सेविंग का मतलब क्या हुआ, इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस करता हूं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो हमें सेविंग मिल जाती है। तो यहाँ पे इनकम थी 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, एक्सपेंडिचर था 75,000 रुपए, तो हमें जो है सेविंग कितना मिला, 25,000 रुपए मिल गया, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आया कि जो कमाया था वो इनकम हो गया, जितने खर्चे किए एक्सपेंडिचर हो गया, और इनकम में से एक्सपेंडिचर को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो हमें क्या मिल जाता है, सेविंग मिल जाता है। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ टू पर्सन ए एंड बी इज 5:4। ठीक है, दो जो लोग हैं ए और बी। ठीक है, क्या है, एक ए है एक बी है, ए की कुछ इनकम होगी बी की कुछ इनकम होगी, और दोनों का जो है रेशियो क्या है, दोनों का रेशियो है 3 कितना है 5:4। तो मान लेते हैं ए की इनकम है I1, आई से इनकम I1 ये हो गया, और ये क्या हो गया I2 हो गया। अब क्या कह रहा है कि इनका रेशियो कितना है, यानी कि I1 अपॉन I2, ये कितना हो गया 5/4। ठीक है, अच्छा अब 5/4 है तो इसको जो है आपको पता है कि अगर मुझे I1 की वैल्यू लिखना है तो एक जो है x मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 5x हो जाएगा और I2 कितना हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, एक वैल्यू हमने मान ली x। ठीक, अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2। तो एक्सपेंडिचर मान लेते हैं इसका E1 है इसका E2 है, तो क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर का रेशियो यानी E1/E2 इक्वल टू कितना है 3:2। तो यहाँ पे x माने तो यहाँ पे मान लेते हैं y, ये y मान लिया। ठीक, तो E1 कितना आ गया 3y और E2 कितना आ गया हमारा 2y आ गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, इफ ए सेव्स 1600 और बी सेव्स 1200 रुपए। ठीक है, ए की सेविंग कितनी मान लिया हमने, ए की सेविंग S1 और बी की सेविंग S2। ठीक है, तो S1 कितना है, S1 कितना है 1600 है। ठीक है, S2 कितना है 1200 रुपए है। और आपको पता है कि S1 की वैल्यू सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि ये होगा आपका I1 माइनस E1, ये क्या होगा I2 माइनस E2। तो I1 कितना है, I1 है आपका 5x माइनस E1 3y माइनस 3y। उसके बाद I2 कितना है, I2 है आपका 4x, I2 कितना है 4x माइनस E2 कितना है आपका 2y, E2 कितना है 2y है। तो हमें दो प्यारी प्यारी इक्वेशन मिल गई, कौन कौन सी मिली है कि 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इक्वल टू 1600, और जो है दूसरी इक्वेशन मिली है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इक्वल टू कितना मिला है हमको 1200 मिला है। ठीक है, अब ये दो प्यारी प्यारी इक्वेशन मिल गई है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा देना, और x और y की दो वैल्यू मिल जाएगी। और क्या पूछा है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। अच्छा जी, चलो एक काम करते हैं सॉल्व ही कर लेते हैं, आपको ज्यादा लोड मैं नहीं दूंगा, चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। तो जो है मुझे जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10x माइनस 6y इक्वल टू 3200। ठीक है, इसको इक्वेशन को किया तो ये आपका होगा 4×3=12x माइनस 6y इक्वल टू 3600। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2x, ये तो कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 400। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 200। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 200 रुपए। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। अब इसे x की वैल्यू को कहीं पे भी रख दो, मान लो दूसरे इक्वेशन में रखा तो x इक्वल टू कितना आया है 200 आया है। ठीक, x की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया तो 4 × 200 माइनस 2y इक्वल टू कितना है 1200 है, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये 400 होगा
4 दूनी 8, 400। एक सेकेंड, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? 3 तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी 2y, ये हो जाएगा 800, और ये है 800 उधर जाएगा तो -2y = 400 आएगा, और y = आ जाएगा -200। माइनस की वैल्यू लेंगे नहीं, लेंगे हाथ हम पॉजिटिव में। लेकिन एक सेकेंड, और हमें क्या चाहिए था, हमसे पूछा क्या है कि दोनों की ये इनकम कितनी होगी। तो एक इनकम कितनी है 5x, एक इनकम कितनी है 4x, तो हमें तो केवल s की वैल्यू चाहिए थी। तो इनकम वन कितनी हो गई, s की वैल्यू कितनी है 200, तो 5x 5 × 200 यानी कि 1000 हो जाएगी, और इनकम 2 कितनी हो जाएगी 4x यानी कि 800 रुपए। तो यानी कि ए की इनकम कितनी होगी 1000 रुपए होगी, और बी की इनकम कितनी होगी, बी की इनकम होगी 800 रुपए। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज और जिसकी जो पिछली क्लास थी उसमें कास्ट एंड आर्टिकल्स के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हो सकते थे सारे हमने सॉल्व किए। ठीक है, अगली क्लास में हम फ्रैक्शन और एज के रिलेटेड जितने भी जो है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लगभग पता तो होगा क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ, पिछले 1 घंटा 10 मिनट से लगभग मुझे झेलने के लिए। तो थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जहां भी रहिए व्यस्त रहिए, बस सही जगह पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपने मेरे एक बात और, अगर आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो टन से घंटी बज जाए, आपको पता चल जाए कि नई वीडियो आ गई है, और आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। और चैनल को भाई ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठोको यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।